करेंगे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका में यानी राष्ट्रपति, और आपको याद होगा कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री तो हमने पहले आपको बता रखा है। और राष्ट्रपति की शुरुआत पहले करेंगे इलेक्शन से, यानी राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है? अगर आपको याद होगा तो संसदीय शासन प्रणाली में हमने आपको पहले बता रखा है कि क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका का कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता। इसका मतलब है मंत्रिपरिषद के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब मंत्रिपरिषद के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है तो प्रधानमंत्री न्याय लाना पड़ेगा। इस ट्रांजिशन को स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई। इसे संसदीय शासन में शासन का अध्यक्ष और राष्ट्र का अध्यक्ष दो अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, पहली बात। और आपको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। आपको याद दिला दें, वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। मंत्री और प्रधानमंत्री संविधान की रक्षा के साथ गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेता लेकिन संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। इसका मतलब है वो समय समय पर बाकायदा मंत्रिपरिषद को चेक एंड बैलेंस भी कर सकता है। वो मंत्रिपरिषद की निर्धारित सीमा को याद भी दिला सकता है। इसलिए राष्ट्रपति का बड़ा महत्व है हमारे पद में। लेकिन जरा हम निर्वाचन शुरू करें और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो निर्वाचन तरीका क्या अपनाया जाए। तो आप जानते हो कि हमारे संविधान में जो भी प्रावधान रखा गया है उसके पीछे कोई न कोई तर्क है। प्रधानमंत्री कौन है? शासन का मुखिया है। तो प्रधानमंत्री चूंकि प्रशासनिक प्रधान है, इसलिए आप देखोगे प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर होता है या कभी कभी राज्यसभा से भी आ सकता है। यद्यपि जब प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा फिर वो कमजोरी रहता है। लेकिन जरा देखो, इस समय जो प्रधानमंत्री है मोदी ने 300 लोकसभा सीट दिला दी और मोदी के नाम पर कई राज्य के विधानसभा चुनाव जीत लिए गए। इसलिए आप याद रखो दोस्तों, प्रधानमंत्री सीधे जनता से निर्वाचित होता है। वैसे जब प्रीलिम्स एग्जाम में आएगा तो यही कहोगे कि लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। वह लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के सदस्य अपने बहुमत दल के नेता का चयन करते हैं, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। अब सवाल है, प्रधानमंत्री जन इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, प्रधानमंत्री पूरे देश से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के साथ ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे आम जनता नहीं करती। और ऐसा क्यों रखा गया? आप देखोगे, जैसे कार्य होते हैं वैसे निर्वाचन का तरीका है, जैसे कार्य होते हैं वैसे शपथ का तरीका है। अब मंत्री के पास तमाम सूचनाएं होती है, इसलिए गोपनीयता की शपथ लेता है। अब राष्ट्रपति के पास ऐसा कार्य ही नहीं है तो राष्ट्रपति गोपनीय रख के क्या करेगा? इस वजह से आप देखोगे निर्वाचन होता है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जहां से हमने संसदीय शासन लिया था इंग्लैंड, और इंग्लैंड में राष्ट्र के अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता था। मतलब वो महारानी का सिस्टम था, एक ही परिवार से वहां लोग आते थे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा भाई देखो, हमने लोकतंत्र अपनाया, और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि राजा का बेटा राजा, महारानी के परिवार से खानदान। दोस्तों, लोकतंत्र में खानदानी सामंतवादी परंपरा नहीं चलती। इसलिए पहला तो हमने तय किया कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। और ये खास बात है, अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो कौन निर्वाचित हो सकता है? तो स्वाभाविक रूप में वो भारत का नागरिक। और आप दोस्तों याद दिला दें, अमेरिका में तो कहा गया है, अमेरिका में केवल अमेरिका का नागरिक नहीं होना चाहिए, अमेरिका में पैदा हुआ नागरिक होना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता इस मामले में बड़े बड़े दिल के लोग थे। उनका अरे भाई पैदा कहीं हो। सोनिया गांधी दोस्तों भारत के नागरिक हैं, लेकिन पैदा हुई भारत में नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा राष्ट्रपति नागरिक होना चाहिए, तो सोनिया गांधी भी हमारे देश के नागरिक हो सकती है। ऐसी कंडीशन अमेरिका में नहीं है। अच्छा, इसलिए कहा गया पैदा हुआ व्यक्ति वहां का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि हकीकत की बात यह है कि जो व्यक्ति जहां पैदा होता है वहां की मूलभूत चीजों से जानता है। अब दोस्तों, अगर हम इंग्लैंड में नहीं पैदा हुए तो वहां कई कल्चर, कई मान्यताएं हम नहीं जानते। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो।
यानी 35 वर्ष पूरा हो गया हो, लेकिन हकीकत की बात तो दोस्तों है कि अभी द्रौपदी मुर्मू 64 साल में राष्ट्रपति हुई है और हमारे यहाँ ज्यादातर राष्ट्रपति 70 साल के बाद हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू तो एक युवा राष्ट्रपतियों में एक है। और ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए व्यक्ति को 25 साल का चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल चाहिए। इसका मतलब है चुनाव जीतना एक अलग बात होती है, ये 35 साल में इसकी संविधान की रक्षा करना है तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैच्योर व्यक्ति को रखा गया है। लेकिन आप जानते हो 35 साल में आज तक कोई राष्ट्रपति बन नहीं पाया। और ये भी जीवन की तमाम कहानी दोस्तों। कई बार बच्चे किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं या उनकी 30 साल उम्र हो गई, बहुत घबराते हैं, पूरे लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं कर पाया, उम्र चली गई। दोस्तों पॉलिटी पढ़ के सीखिए कि जब आधी दुनिया रिटायरमेंट के पास जाती है तो उसमें लोग राष्ट्रपति बनते हैं। जीवन का कमाल का दस्तावेज है ये। तो जीवन में कोई अंत थोड़ी होता है, इसलिए हमेशा आशावादी होना चाहिए। चले हुए चलते रहो। और पॉलिटी पढ़ के समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रपति कर्मचारी बनने के लिए एग्जाम पास करना पड़ेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं। तो निराश होने की आवश्यकता है दोस्तों। और लेकिन इसमें यह भी लिखा गया लाभ के पद पे न हो, तो स्वाभाविक रूप में लाभ के पद पे तो वही नहीं है, लाभ के पद पर न हो। और लास्ट में ये लिखा गया है यानी राष्ट्रपति बनने की देखो दोस्तों योग्यता ही है। और कमाल की बात है, आप कभी क्लर्क के एग्जाम में देने जाओ तो इसमें तमाम ऐसी योग्यता है, टाइपिंग आना चाहिए और ये जाना चाहिए। जितने बड़े पद उतनी कम योग्यता है। इस वजह से वो नागरिक होना चाहिए, 35 साल का उम्र पूर्ण कर चुका, लाभ के पद पे ना होना चाहिए। लास्ट में ये भी लिख दिया गया है लोकसभा सदस्य होने के लिए भी योग्य हो। बात ध्यान रखने की है, लोकसभा का सदस्य न हो, लोकसभा का सदस्य होने के योग्य हो। ऐसा दोस्तों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ध्यान देने की बात यह है कि अब आप जानते हो लोकसभा का सदस्य वही हो सकता है जिसका निर्वाचक नामावली में नाम हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लोकसभा सदस्य होने के लिए शर्तें हैं, यानी किसी निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम है तभी आप लोकसभा मेंबर हो सकते हो। दूसरी बात, कोई अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की ज्यादा सजा मिल गई हो तो वही लोकसभा का मेंबर नहीं हो पाएगा, भ्रष्ट आचरण का शिकार हो। तो ये बातें संविधान माता फिर से नहीं लिखना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने कह दिया इसका मतलब राष्ट्रपति के ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 की शर्तें लगेंगी। इतनी जो शर्त पूरा करता हो वो बाकायदा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य है। इसका मतलब आपके साथ हो सकता है कि अभी आपकी उम्र ना हो और उम्र धीरे धीरे हो जाएगी, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों कमाल कहानी है, कलाम साहब गए देहरादून और इंडिया के एग्जाम फेल कर गए, और इंडिया के एग्जाम में फेल हो गए तो ऋषिकेश में आके वो गंगा नदी में कूदना चाहते थे। और एक संत ने उन्हें देखा और संत ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? उनका अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो मेरा उम्मीद ये थी कि मैं इंडिया एग्जाम पास करूंगा और अब तो मैं गंगा जी में कूद रहा हूँ, क्योंकि अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। उस सन्यासी ने कहा तुम्हें कैसे पता जीवन कुछ नहीं बचा? अरे आगे बढ़ो। तो दोस्तों जो कभी एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो पाया, तीनों सेनाओं कमांडर हो गया। राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है बल्कि भारत में तीनों सेनाओं कमांडर है। भाई अगर एनडीए एग्जाम कलाम साहब ने पास किया होता तो फौजी ही तो होते, और राष्ट्रपति बन के तीनों सेनाओं कमांडर वो हो गए। ये जीवन का अजीब कहानी है। तो और दूसरी बात है, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त ये है, शर्त भी तय कर दी गई है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य न हो, यानी लोकसभा या राज्यसभा। बात दोस्तों याद रखने की है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, वो संसद का सदस्य नहीं है। शब्दों पर खूब ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य न हो, और जिस दिन से वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा अगर वो सदस्य है उस दिन से उसकी सीट खाली मान ली जाएगी। तो जिस दिन से राष्ट्रपति निर्वाचित होगा अगर वो सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पर उसकी सदन की सीट रिक्त मान ली जाएगी।
सदन की सीट रिक्त मान लिया जाएगा। तो ये शर्त है और बाकायदा कंडीशन भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को, अब संविधान में सोचो इतनी बात लिख दी दोस्तों, राष्ट्रपति को एक आवास मिलेगा, उसका किराया नहीं लगेगा, मुफ्त में, इसका मतलब मुफ्त में बाकायदा उसको राष्ट्रपति भवन मिलेगा और बाकायदा सुविधाएं मिलेगी, वेतन भत्ते मिलेंगे जो समय समय पर, चूंकि वेतन भत्ते की बात तो हमारा संविधान की दूसरी अनुसूची करता है। लेकिन अब सवाल है कि सब कुछ तो संविधान में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए संसद ने राष्ट्रपति उपलब्धि अधिनियम 1951 का निर्माण किया, जो समय समय पर जिसका संशोधन होता रहता है। तो आज के डेट में राष्ट्रपति का जो उपलब्धि है, तो उसमें देखो राष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता, बच्चों वेतन उसको मिलेगा जो स्वाभाविक रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति पद को सुशोभित करता है, काम थोड़ी करता है। तो राष्ट्रपति को वेतन तो नहीं मिलेगा, उसको उपलब्धि मिलेगी और बाकायदा इसके लिए ये अधिनियम लिखा गया है और इसी अधिनियम में बार बार संशोधन किया गया, जिसके अनुसार आज राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। और ये संशोधन इसलिए किया गया, अन्यथा देखो संविधान की दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपए रहेगा और 10,000 रुपए अभी भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों आजादी के बाद कंडीशन, आज कंडीशन अलग हो गई। और सवाल ये है, ये 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो बात ध्यान रखने की है कि संविधान में नहीं है, ये संसदीय अधिनियम 1951 में है, जहाँ राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को अवकाश मिलेगा तो आधा उसको, इस पेमेंट का आधा उसको पेंशन के रूप में प्राप्त होगा और निःशुल्क आवास प्राप्त होगा रिटायरमेंट के बाद भी। उसके अलावा कहीं से एयर इंडिया जा सकता है, इसी फर्स्ट ट्रेन से जा सकता है, ये सुविधाएं भी उसको मिलती रहेंगी रिटायरमेंट के बाद भी। और जी पहले तो यही है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा सुविधा देखो दोस्तों, कई बार 5 लाख रुपए मत देखो, राष्ट्रपति के पास तो 28 वाहन है, 35 ड्राइवर है और राष्ट्रपति का एक आवास है शिमला में, एक हैदराबाद में, राष्ट्रपति भवन ही है। अगर वो सोच के देखो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन इतने बड़े भव्य विशाल भवन में रहना, इस भवन को जरा सोच के देखो, किराए पर दे दिया जाए, उसका तो किराया कम से कम महीने का 4-5 करोड़ रुपए आएगा। इतना आलीशान महल है पूरा। राष्ट्रपति भवन को फिल्म दुनिया की शूटिंग के लिए दे दी जाए तो फिल्म दुनिया 4-5 करोड़ रुपए महीने दे देगी। इतना कमाल का तो मुगल गार्डन है। जब अमृत उद्यान रख दिया गया है, बीजेपी वालों ने नाम बदल दिया, तो राष्ट्रपति का केवल 5 लाख रुपए से अब कल्पना मत करो। और ये 5 लाख रुपए वेतन भत्ता इसलिए बढ़ाना पड़ गया क्योंकि अब जानते हो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है। अब हुआ क्या कि जैसे 7वां जब पेमेंट आयोग आया, 7वां पेमेंट कमीशन आया, ये कमीशन आया, उसके बाद जो हमारे यहाँ जो भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव, उसका वेतन राष्ट्रपति से ज्यादा हो गया। 7वें वित्त आयोग के बाद से तो कैबिनेट सचिव का वेतन 2.5 लाख से ज्यादा हो गया। तो अब पता चला कि भैया जिसको राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है उसका पेमेंट ज्यादा है और राष्ट्रपति का पेमेंट कम है, इसीलिए राष्ट्रपति का वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया। अब सवाल यह है कि अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है, एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन है। अब देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नहीं कहा है कि राष्ट्रपति एक बार होगा, 2 बार। अब पुनर्निर्वाचन का मतलब 2 बार 3 बार, री-इलेक्शन, एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन। लेकिन अभी तक हमारे राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 कार्यकाल तक रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा। सामान्यतः क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद खाली होने के पहले 6 महीने पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। लेकिन वास्तविकता है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी न आए। 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी न आए, ऐसा संविधान में लिखा गया है। ये बात क्यों लिखी गई? ये बात इसलिए लिखी गई क्योंकि आप जानते हो कि हो सकता है किसी कारणवश राष्ट्रपति चुनाव ना हो पाए, 6 महीने के भीतर ना हो पाए, तो संविधान निर्माताओं ने हर वो कल्पना कर ली है जिस वजह से कोई समस्या उत्पन्न ना होने पाए।
वैसे हर लिखी बात पर्याप्त नहीं हो पाती, क्योंकि ये भी लिखा गया कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब जरा सोच के देखो, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद दोनों एक साथ खाली हो जाए तो कौन काम करेगा? ये हमारे यहाँ पहली बार बड़ा पेचीदा मसला हुआ। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। अब उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार सौंप दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी से कहा, बीबी गिरी महोदय अब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। लिहाजा उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया और दोनों पद खाली हो गया। इसलिए संसद ने एक कानून बना दिया कि प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। और ये बात तो आप समझ गए हो दोस्तों, जहां हम अधिनियम की बात कर देते हैं इसका मतलब है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969। जहां हम अधिनियम की बात कर देते हैं इसका मतलब है कि वो संविधान में नहीं लिखा गया है, वो बाकायदा संसदीय अधिनियम में लिखा गया है। उस इसी के अनुसार अब मान लो कि जब जब जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया, तब उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद दिया गया। इसमें लिख दिया गया कि मान लो कि राष्ट्रपति ने रहे तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, और राष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों रहे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और हिदायतुल्ला सोचो कितने भाग्यशाली जज थे, राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिल गया। अच्छा, अदरवाइज हकीकत की बात यह है उपराष्ट्रपति भी सोचता है यार कभी राष्ट्रपति भवन में जाए, क्योंकि वास्तविकता यह है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का तो अपना कोई भवन भी नहीं है, काम तो है ही नहीं है, भवन भी नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति कोई काम ही नहीं है, उसका काम तो राज्यसभा के सभापति के रूप में है। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिसकी संविधान में तक कल्पना नहीं कर पाए थे। कार्यकाल 5 साल का होगा, इसके पहले राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकता है, और संविधान में इतनी तक लिखा है अपने हाथ से त्याग पत्र देना चाहिए, टाइप करके नहीं, हस्तलिखित। इसका मतलब कोई जबरदस्ती ने टाइप करवा ले, हस्तलिखित त्याग पत्र देना चाहिए तो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकता है। आज तक किसी राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया नहीं। अब राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने का मतलब दोस्तों हमें स्वर्ग मिल गया और हम कहें स्वर्ग से भागना चाहते हैं, कौन भागना चाहेगा? ये लॉजिकल बात है कि वो राष्ट्रपति त्याग पत्र क्यों देगा, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। त्याग पत्र कभी दिया नहीं, हाँ मृत्यु के बाद भी उसका पद खाली हो सकता है, और बाकायदा उसे लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पद से हटाए जाने का प्रावधान है, जिसे हम कहते हैं महाभियोग। तो आर्टिकल 61 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान किया गया, इम्पीचमेंट। और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग क्यों लगेगा? क्योंकि आर्टिकल 61 में कहा गया है कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है। अब आप कहोगे सर ये बताओ संविधान का उल्लंघन किया है इसका मतलब क्या है? दोस्तों संविधान में लिखा तो नहीं गया, अच्छा कभी ऐसा हुआ भी नहीं, आज तक हमारे किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लगा। ये संविधान के उल्लंघन का मतलब ये होता है कि भाई वो प्रधानमंत्री की वो मंत्रिपरिषद की इच्छा के अनुसार काम न करे। मंत्रिपरिषद कह रहा है लोकसभा की बैठक बुलाओ, कह रहा नहीं बुलाएंगे। मंत्रिपरिषद कह रहा है कि विधि पर हस्ताक्षर करो, कह रहा नहीं करेंगे। मंत्रिपरिषद कह रही है कि अध्यादेश जारी करो, कह रहा नहीं करेंगे, यही तो माना जाएगा। तो वो संविधान के उल्लंघन पर उसको हटाया जा सकता है, और इसके लिए किसी भी सदन में, लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। बस शर्त यह है 14 दिन पहले की नोटिस दे दी जाए। तो दोस्तों याद रखो ये 14 दिन पहले की नोटिस क्यों होती है? क्योंकि भाई सदन को काम करने में सदन के पास तमाम काम होते हैं, या मान लो सदन की बैठक नहीं है, सदन की बैठक बुलाना पड़ेगा राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो सदन अचानक तो आ नहीं सकती, सबको सूचना जाएगी, सारे अधिकारियों को बुलाया जाएगा, तो पूरा प्रबंध करना पड़ेगा, चर्चा की लिस्ट तैयार होगी, तो ये सारी बातों को करने में 2 हफ्ते लग जाता है। इतना समय हमने दे रखा है, तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए। और ये महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस भी सदन में लाया जाएगा फिर किसी भी सदन और दूसरा सदन उसकी जांच के काम करेगा।
राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया जाएगा उसने इस संविधान का उल्लंघन किया, तो फिर प्रत्येक सदन में चर्चा होगी और राष्ट्रपति को स्वयं अपना बचाव का अधिकार होगा। वो अपना बचाव कर सकता है कि नहीं भैया हमने उल्लंघन नहीं किया, हमने ऐसा उल्लंघन नहीं किया। और उसके बाद यदि प्रत्येक सदन लोकसभा और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, और यही बहुमत राज्यसभा में भी चाहिए। और ये भी याद दिला दे कि आप कहोगे सदन में प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन की नोटिस तो ठीक है, सदन में प्रस्ताव लाने के लिए कितने सांसद आवश्यक हैं? इसमें कहा गया है सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सांसद। लोकसभा में है तो लोकसभा के 543 के 1/4, राज्यसभा में है तो राज्यसभा में 245 के 1/4। 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव किया जाएगा, 14 दिन पहले की नोटिस दी जाएगी और प्रत्येक सदन लोकसभा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। ध्यान देने की बात है कि यहाँ लोकसभा की उपस्थित संख्या नहीं, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। इसका मतलब है कि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत का मतलब है कि उपस्थित कितने हैं ये सबसे मतलब नहीं है। और एक ही बात लिखी गई है, कुल सदस्य संख्या का 2/3, उपस्थित का मतलब नहीं है। अनुपस्थित का कुल सदस्य 543 का 2/3, 245 का 2/3, ये बड़ा बहुमत है। और जिस दिन राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने वाला कोई है ही नहीं है। राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद है, राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाएगा। ये महाभियोग की बात है। और जब महाभियोग चलेगा स्वाभाविक रूप में लोकसभा में और राज्यसभा में चलेगा, तो स्पीकर, राज्यसभा में सभापति इसका कार्यवाही का बाकायदा संचालन करेंगे। अब सवाल ये है, राष्ट्रपति के बारे में ये तो सेवा शर्तें हैं, कार्यकाल है, हटाने का तरीका है, यानी ये सारी प्रशासनिक बातें हो गई। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये भी देख ले। दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि संविधान में सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में है। अप्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, बिल्कुल राज्यसभा जैसा। और ये भी आपको ध्यान रखने की है, जहां भी निर्वाचन परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में होता है, इसका मतलब सीधा जनता का पार्टिसिपेशन नहीं, तो वहां हमेशा एक निर्वाचक मंडल होगा। ये बात ध्यान रखने की है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। याद रखो दोस्तों, जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहां निर्वाचक मंडल की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहां भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, परोक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, वहां निर्वाचक मंडल बनेगा। इसका मतलब एक समूह विशेष राष्ट्रपति को निर्वाचित करेगा, आम जनता तो करेगी नहीं। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन होगा? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। इसलिए सचिन तेंदुलकर को कभी राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि मनोनीत थे, निर्वाचित। और कहा भी गया है, निर्वाचित सदस्यों को इसलिए, मनोनीत को इसलिए नहीं भागीदारी की गई, दोस्तों राष्ट्रपति खुद ही उनका मनोनयन करता है। राष्ट्रपति खुद ही उनका मनोनयन करता है और मनोनीत सदस्य उसका चयन करे। ये तो ऐसी बात कहावत हो गई, मेरी पीठ आप खुजलाओ, मैं आपकी पीठ खुजलाऊं, क्विड प्रो को, इसलिए ऐसा नहीं रखा गया है। ये भी बात ध्यान देने की है कि फिर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसका निर्वाचन करेंगे। और निर्वाचक मंडल में अब बात ध्यान देने की है, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति है, हमारे संघीय शासन है, तो राष्ट्रपति केवल संघ का थोड़ी है, राज्यों का भी है, पूरे भारत का राष्ट्रपति है। तो पूरे भारत का राष्ट्रपति है, निर्वाचन में राज्यों की भूमिका भी होनी चाहिए। आप कहोगे सर राज्यसभा तो होगी, राज्यसभा ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निर्वाचक मंडल में फिर शामिल कौन होगा? प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल हो जाएंगे। और खास ध्यान देने की है कि दिल्ली और पुडुचेरी जहाँ पे राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य तो नहीं है, केंद्र शासित क्षेत्र है, इनके दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके लिए बाकायदा 70वां संविधान संशोधन किया गया 70, और इन्हें भी राष्ट्रपति की निर्वाचन भागीदारी दे दी गई। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इसका मतलब है राष्ट्रपति को कौन चुनाव नहीं मत देता, आम जनता नहीं देती मत। राष्ट्रपति का परोक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचक मंडल में ये लोग हैं और मनोनीत लोग नहीं होते। और दूसरी बात है कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी इसमें नहीं होते, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में है नहीं। ये निर्वाचक मंडल हो गया। बात को सीधे शब्दों में कहें दोस्तों, तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करने वाले लोग हैं, अगर सांसदों की संख्या देखो तो लगभग वो आती है निर्वाचित 776, और विधायकों की संख्या अगर हम जोड़ लें, खैर उसमें जम्मू कश्मीर के विधायक भी मैं शामिल कर रहा हूँ, अभी तो खत्म हो गया, अभी तो हम विधानसभा भंग चल रही है, अब आगे हो जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। तो बात ध्यान में रखने की है। अगर मैं विधायकों की संख्या की बात करूँ, आप कहोगे सर ये बताओ, राष्ट्रपति को चुनाव हो रहा है, किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए, 356 लग जाए, क्या राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित हो जाएगा? उत्तर है नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव से स्थगित नहीं होगा। और ये तो बड़ी लॉजिकल बात है भाई, 28 राज्य है तो किसी भी राज्य में 356 हो सकता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव क्यों रोका जाए? और ये तो कई बार एक बहाना भी हो सकता है कि राष्ट्रपति को चुनाव स्थगित करना है, तो मान लो विधानसभा ने रोक भंग कर दिया। और बहुत लॉजिकल बात है कि दोस्तों चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, निर्वाचन आयोग का है, और लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव राष्ट्रपति के निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। एक बार लोकसभा का महासचिव होगा, अगली बार राज्यसभा का महासचिव, क्रमिक रूप में। अब विधायकों की संख्या कितनी हो जाएगी, निर्वाचित विधायक की संख्या कितनी हो जाएगी? लगभग 4120। एक सामान्य, इसके आगे पीछे कुछ हो सकता है, एक सामान्य बात मैं कह रहा हूं। इसका मतलब बड़ी ध्यान से देखने की बात है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लगता तो है भाई बड़ा मामला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अच्छा दोस्तों, देखने से जो राष्ट्रपति, उसे हमारे यहाँ पति का बड़ा जलवा होता है, जो राष्ट्र का पति हो जाए उसका तो बड़ा प्रभाव है। लेकिन कहने को है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव बड़ा सूखा सूखा लगता है। जिस किसी पार्टी में आप जाइए शादी ब्याह में, और बाकायदा बैंड बज रहा है, लोग डीजे बज रहा है, लगा कि झमाझम मामला चल रहा है। अब किसी बारात में गए और पता चला कि कुछ मामला चल ही नहीं रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मिला के 5000 लोग तो भाग लेते हैं। अब 5000 लोग भाग लेंगे दोस्तों तो पता ही नहीं चलता। चुनाव तो पता चलता, कर्नाटक में चले जाओ, रैली होना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई कार्यवाही करेगा न, उसमें आचार संहिता लागू होगी, तमाम उसमें रिसर्च होते हैं, तब तो लगता है निर्वाचन है। किसी को पन्नी उन्नी भी पीने को मिलती है, फिर पैसे कुछ मिल जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को जैसा होता ही नहीं। तो सच मानो राष्ट्रपति का चुनाव तो ऐसा लगता है जैसे आम आदमी से मतलब नहीं, आम आदमी समझ भी नहीं पाता राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। हाँ, रिजल्ट के बाद उसे पता चल जाता है ये राष्ट्रपति बन गए। अब दोस्तों समस्या ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर 5000 लोग मत दे रहे हैं, यदि इसको जोड़ लिया जाए तो ये तो लगभग अगर 5000 लोग वोट दे रहे हैं, तो अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जाए? इसमें दुविधा ये हो रही है कि विधायकों की संख्या ज्यादा है। आप तो कहोगे सर यह चुनाव कराने क्या सीधा सा मामला अपनाओ। अरे सीधा लगभग 5000, जिसको 2500 वोट मिल जाए खत्म करो चुनाव। तो चुनाव का सिंपलेस्ट तरीका तुम्हारे दिमाग में ही आ सकता है, जिसको 5000 वोट मिल गया चुनाव खत्म कर दो। लेकिन दोस्तों खतरा इसमें ये है, अरे 5000 वोट मिलने में इसका मतलब फिर तो सांसदों का मत खत्म हो जाएगा, क्योंकि सांसद हमारे यहाँ
जिस जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं उतने में तो 5 विधानसभा सीट आ जाती है, 3 तो आ ही जाती है कम से कम। तो यार सांसदों विधायकों के वोट को बराबर कर देना ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बार है उत्तर प्रदेश का विधायक ज्यादा जनता को रिप्रेजेंट करता है गोवा के बजाय। वह 4000 जो 4120 विधायक है उसमें यूपी का भी है, गोवा का भी है, सिक्किम का है। आपका जो सारे विधायकों का मत मूल्य मत एक हो गया, ये बात जस्टिफाई नहीं होगी। इसलिए संवैधानिक फार्मूला अपनाया संविधान का यार, देखो ये हमें करना पड़ेगा नहीं। निर्वाचन की प्रणाली ऐसी हो जिससे लोकसभा और विधानसभा के भी सामंजस्य हो। निर्वाचन की प्रणाली ऐसी हो जैसे कि विधानसभा में सभी राज्यों के मत को ध्यान से देखा जाए, तभी तो हम निर्वाचन करा पाएंगे, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता सजग थे और उन्होंने कहा देखो भाई हम सिद्धांत बता दे रहे हैं। उसमें हुआ क्या, तो फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तरीका क्या अपनाया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन के आखिर तरीका अपनाया क्या गया? तो आप याद रखो दोस्तों, संविधान में अनुच्छेद 54, 55 सारी बातें लिखी गई हैं। और फिर लिखा क्या गया कि पहला कि संविधान में विधायक और सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। मत नहीं, मत तो सबका एक है, और ये भी आप जानते हो राज्यसभा में बता दिया है, जहां इनडायरेक्ट मत होता है वहां लोग वरीयता देते हैं, ईवीएम तो यूज होगी नहीं। और विधायकों सांसदों के वोट और जो बैलेट पेपर अलग अलग कलर के लाए जाएंगे, ग्रीन और पिंक। लेकिन सवाल ये है कि कैसे हम तरीका तय करें। तो इसलिए कहा गया है कि एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक के मत मूल्य की गणना के लिए ये तरीका अपनाया जाएगा। एक विधायक का मत मूल्य कैसे हो, जिससे कि विभिन्न विधायकों के मतों में एक अनुपात होना चाहिए जनसंख्या के अनुसार। ये बात तो सही है, उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य अलग होगा, गोवा के विधायक का मत मूल्य अलग होगा, सबका मत एक है। मत मूल्य अलग क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। गोवा के एक विधायक का मत मूल्य थोड़ा कम होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला क्या अपनाया जाए? राज्य की कुल जनसंख्या। और यहाँ बात ध्यान रखने की है, राज्य की कुल जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या का आधार क्या होगा? 1970, 2011 नहीं। और 1971 क्यों रखा गया है आपको याद होगा, वित्त आयोग बताते समय इसकी व्याख्या हमने कर दी थी कि भैया उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में जनसंख्या वृद्धि लगभग इस समय समान थी। कह दिया राज्य कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और डिवाइड बाई 1000, ये फार्मूला है, संविधान में लिखा गया है। संविधान में लिखा गया है कि राज्य की कुल जनसंख्या, एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा? राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मल्टीप्लाई बाई 1/1000। बात को ऐसे देखो, इसका मतलब है इससे हर विधायक के मत मूल्य में अनुपातिक समानता स्थापित हो जाएगी। ये फार्मूला हमने इसलिए अपनाया, संविधान में फार्मूला दे दिया गया। और आप याद रखो दोस्तों, हमें तो एक विधायक का मत मूल्य नहीं चाहिए। और आप कहोगे ये 1000 का यहाँ पे क्यों बात की गई? कब आप कहोगे 1000 की बात यहाँ पे क्यों गई? बस सीधी सी बात, 1000 का मतलब है गणना बहुत ज्यादा ना हो जाए, 3 जीरो कम कर दिया जाए। जैसे मान लो कि
राजस्थान की कुल जनसंख्या मान लो कि 4 करोड़ थी 71 में, और वहां पे निर्वाचित विधायकों की संख्या 200 थी। अब इसको ऐसे आप देख लो, अगर ये हम 1000 न काटते यहाँ, तो फिर क्या होता, एक विधायक का मत मूल्य कितना होता, 2 लाख होता। एक विधायक का मत मूल्य 2 लाख होता, बहुत ज्यादा हो जाता। इससे क्या है, 3 जीरो और हटा दो या 1000 का भाग, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 200 आ जाएगा। 2 लाख के बजाय 200 आ गया। ये तरीका था, इसलिए हमने ऐसा तरीका अपनाया, 1000 के भागने में संख्या थोड़ा नियंत्रित रहे। अब सवाल है, ये हमने विधायकों के मत मूल्य के बीच में अनुपात स्थापित करने के लिए फार्मूला लगा लिया। इसलिए आप देखोगे यूपीएससी में एक प्रश्न भी आया था, क्या राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान होता है? एक राज्य के सभी विधायकों का मत मूल्य समान होगा, लेकिन अलग अलग राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग होगा। ये बात स्पष्ट हो गई। अब दूसरा देखोगे, फिर एक सांसद का मत मूल्य कैसे तय होगा? और ये भी आपको याद दिला दें, इसी क्रम से अगर आप 28 राज्य के सारे विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना करोगे, अगर आप 28 राज्य के सारे विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की आप गणना करोगे, तो वो लगभग मत मूल्य की संख्या कुल मिलाकर आ जाएगी 5 लाख। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अगर 28 राज्य के विधायकों के कुल मत मूल्य की गणना करोगे, तो लगभग वो आ जाएगी 5 लाख के आसपास। वो लगभग 5 लाख आएगी। ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक सांसद का मत मूल्य गणना करने के लिए हम क्या लेंगे, सभी विधायकों का मत मूल्य। अब सभी विधायकों का मतलब, मत मूल्य का मतलब है कि 28 राज्यों के सभी विधायकों का मत मूल्य। तो गणना हमने कितनी निकाली, 5 लाख, डिवाइडेड बाई निर्वाचित सांसदों की संख्या। अब याद रखना दोस्तों, इसमें 1000 वगैरह की गुणा भाग की आवश्यकता नहीं है, निर्वाचित सांसदों की संख्या। और इस हिसाब से कभी आप कैलकुलेशन करके देखना। तो ध्यान देने की बात है, ये जो 5 लाख मत मूल्य है, ये 4120 विधायकों के हैं। रफली आंकड़ा हमने 4000 विधायकों के हैं, और लगभग 776 में सांसद है 776। तो 776 सांसदों के मत मूल्य भी लगभग 5 लाख आएंगे। ये बड़ा दिलचस्प है। यानी हमारे यहाँ 28 विधायकों के मत मूल्य लगभग 5 लाख, 776 सांसदों के मत मूल्य लगभग 5 लाख। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में न तो केवल सांसदों की प्राथमिकता होनी चाहिए, न केवल विधायकों की, बल्कि दोनों के बीच में एक समानुपात स्थापित किया जाए। इसीलिए संविधान में ऐसे व्यवस्था की बात की गई। इसलिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की बात की गई। अगर भाई सीधा निर्वाचन होना तो संविधान में ऐसी व्यवस्था की बात ही नहीं की जाती। और चूंकि राष्ट्रपति का काम संवैधानिक प्रधान है, तो संवैधानिक प्रधान, इसलिए निर्वाचन का तरीका हमारा संविधान बड़ा एकदम साइंस जैसा लिखा गया है। क्योंकि जिस राष्ट्रपति से काम ही संवैधानिक प्रधान के रूप में लेना है, आम जनता के निर्वाचन कार्य करने खर्च करने की आवश्यकता है। और जरा सोच के ये भी देख लो दोस्तों, अगर कोई राष्ट्रपति इतना प्रभावी पॉलिटिशियन होता कि वो आम जनता से चुनाव जीत पाता, तो राष्ट्रपति होने क्यों आता? अब आज जाके आप कह दो मोदी जी से, मोदी जी एक काम करो, राष्ट्रपति भवन में आ जाओ। मोदी के क्या बात कर रहे हो? ये राष्ट्रपति भवन में दोस्तों रिटायर्ड आदमी आता है। यद्यपि ये बात अलग है, प्रणब मुखर्जी आना तो चाहते थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भवन में, जाना पड़ा राष्ट्रपति भवन में। कई बार दोस्तों जब समय खराब होता है तो कहावत है, हाथी पर फैटी आदमी कुत्ता काट लेता है। आडवाणी जी के साथ यही हुआ।
आडवाणी जी चाहते थे कि प्रधानमंत्री आवास जाए और अंतिम तो उनको राष्ट्रपति भवन भी नसीब नहीं हुआ दोस्तों, ये कहानी। और कई बार एक हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी। भाई उपराष्ट्रपति को एक आस्था रहती है कि राष्ट्रपति भवन में देर सवेर जाएगा। अब बेचारे उपराष्ट्रपति बन के रिटायर हो गए, बड़े गुस्से में हुए। राज्य में उपराष्ट्रपति बन के रिटायर हुए, कहा बताओ देश में बहुत सांप्रदायिकता बढ़ रही है। उनसे पूछा अंसारी साहब क्या हुआ? अरे उनका बताओ मुझे राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, सांप्रदायिकता नहीं बढ़ रही है। दोस्तों ये सब कहानियां हैं। कई बार समस्या हो जाती है, अब ये सब चलता रहता है, लोकतंत्र है, सबको मत की आजादी है। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बैलेंस किया कि राष्ट्रपति सांसद विधायक से मिलकर जीतेगा। इसका मतलब दोस्तों राष्ट्रपति कुल मिला के, अगर अब सब सोच लो आज के डेट में, तो राष्ट्रपति वही बनेगा जो प्रधानमंत्री महोदय चाहेंगे। विधानसभा में, लोकसभा में तो बहुमत बीजेपी का है। अब ये खास बात होती है कि ये तो संयम की बात है, इसलिए अब याद रखो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता चाहेगी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू महोदय राष्ट्रपति बनेगी, ये तो मोदी चाहेंगे। इसलिए अब देखो लोकतंत्र में हमेशा प्रधानमंत्री पावरफुल बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। अभी आपने देखा होगा भारत में बड़े सारे लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण से पुरस्कार मिले, और देखने में लगता है कि द्रौपदी मुर्मू महोदय देख रही हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति ठीक वैसा होता है, स्क्रिप्ट राइटर तो प्रधानमंत्री है, सबका नाम का चयन करना, सब करना है तो मंत्रिपरिषद काम है। राष्ट्रपति को कह दिया गया भैया, ये राष्ट्रपति घर के दादाजी ऐसे हैं, कह दिया गया भाई कोई गेस्ट होस्ट आ रहे हो तो 150 हमको दे देना, बता देना कि हम घर के मालिक हैं, बाकी न उनके पास अठन्नी पैसा है न उनके पास कोई पावर है। आप कहोगे अच्छा अच्छा, इसका मतलब सर राष्ट्रपति बिल्कुल कागजी शेर है क्या? ऐसा भी नहीं है दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे। एकदम ऐसा नहीं कि वो हमारे यहाँ महारानी जैसा है या वो बिल्कुल पपेट है, ऐसा नहीं है। लेकिन निर्वाचन का तरीका ये है। हकीकत की बात है कि संविधान में इतनी बात लिख दी गई, लेकिन आप जानते हो कि इतनी बात से निर्वाचन नहीं तय हो सकता। इसलिए फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमारे यहाँ अलग संसदीय अधिनियम बना। अगर निर्वाचन होगा तो इतनी बात से काम नहीं चल जाएगा भाई, उसमें कौन नामांकन फाइल करेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, ये सब बातें जब तक तय नहीं होगी राष्ट्रपति कैसे मामला बनेगा। और फिर जो कमाल की बात है, कलाम साहब कभी नहीं चाहते थे, राष्ट्रपति बन गए। तो अब इतने संविधान की बात को जोड़ने के लिए फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अब संसदीय अधिनियम बना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1950, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951। तो आप जानते हो कि ये इसलिए बन गया क्योंकि बाकी संविधान में सारी बात तो लिखित नहीं थी, सब बात तो पर्याप्त थी नहीं, इसलिए हुआ कि अब 51 अधिनियम बनेगा। अब उसमें सब बारीक बातें लिख दी गई। बात ध्यान से सुनने के दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या 1951 के अनुसार नहीं होता जैसे सांसदों का। हाँ, इलेक्शन कमीशन सबका निर्वाचन करवाता है, लेकिन सांसद का, विधायक का निर्वाचन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के हिसाब से होता है। यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अलग सिस्टम बनाया गया है, अलग व्यवस्था बनाई गई है। अब इसके लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन 1951 है, और इसमें क्या कहा गया है। अब दोस्तों अब देखो, हमारे यहाँ पहले तो ये था कि भाई जो भारत का राष्ट्रपति हो, 35 साल की उम्र हो, लाभ के पद पे न हो, तो राष्ट्रपति के लिए नामांकन दायर कर सकता है। हमारे यहाँ काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ बरेली के एक व्यवसायी थे, कपड़ा के व्यवसायी, और काका ने कमाल काम किया। काका हर राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो जाते थे। अब लगा यार तो बड़ा बेकार, अच्छा चुनाव में खड़े क्यों होते थे? अगर हम आज उनका नाम जान रहे तो ऐसा तो नहीं कोई नोबेल प्राइज पाने वाले थे।
अपने खुराफात कारण तो जाने गए। तो उनसे पूछा गया, बताओ काका जी, ये राष्ट्रपति चुनाव में खड़े क्यों होते हो? अरे उन्होंने कहा, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाऊंगा। अब ऐसे से बावरापन लोगों को होता है। उसका परिणाम ये आया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम, जो चुनाव निर्वाचन अधिनियम था, उसको चेंज करना पड़ा। और आज की डेट में क्या है, ये लिख दिया गया कि यदि कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसे निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यों का समर्थन और अगले 50 का अनुमोदन चाहिए। निर्वाचक मंडल में 50 सदस्यों का समर्थन, यानी कुल 100 और 50 सदस्यों का अनुमोदन। 50 सदस्यों का समर्थन और 50 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए। कुल मिला के आपका 100 विधायक या 100 सांसद में से कोई एक आपके नाम को रिकमेंड करे। उस 100 विधायक या सांसद के नाम को पता करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे यहाँ फर्जी लोगों की कमी नहीं है। बनारस का व्यक्ति महेंद्र नाथ पांडे, वो मंत्री जी नहीं, एक बनारस के व्यक्ति हैं जिनको भी हर चुनाव में भागीदारी का शौक चढ़ता रहता है। हमारे कमाता हुआ ऐसे लोग हैं। एक हरियाणा का व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया था, तेलंगाना विधानसभा के 50-50 विधायकों का यदि समर्थन और अनुसमर्थन और अनुमोदन का मतलब ये होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर करना। नामांकन पत्र का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे हम बैंक में गारंटर की बात की जाती है, वैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के जब नामांकन फाइल करेंगे तो 50 लोग साइन कर देंगे कि हाँ भैया, 2 पेज में फॉर्म रहेगा। एक पेज में रहेगा प्रपोजर, एक में सेकेंडर्स। उसी 50-50 पे साइन कर देना, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब है अब ऐसे फर्जी लोगों के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब राष्ट्रपति के निर्वाचन लड़ने के लिए 15,000 रुपए की राशि चाहिए। तो हम कहीं जुगाड़ कर लेंगे दोस्तों, उसी बहाने पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम चला जाएगा कि भैया अब ये आदमी राष्ट्रपति के लिए लड़ रहे हैं। अब आप जीते न जीते उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम तो सब लोग जान गए, इसलिए ये तय कर दिया गया है। दूसरी बात, इसी अधिनियम से तय किया गया है कि राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए मतों का कोटा चाहिए। इस अधिनियम से, बार बार मैं कह रहा हूं, संविधान से नहीं, संविधान से 54-55 में जो बातें कही हमने पहले बता दिया। तो कोटा का मतलब है कि कुल वैध मत मूल्य। अगर आपको याद होगा, राज्यसभा का +1 +1 +1, इसका मतलब +1 का मतलब है राष्ट्रपति का पद तो एक ही होता है, +1 का मतलब होता है रिक्त पद। +1 फार्मूला है। अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो कुल वैध मत मूल्य कितना है। पिछली बारी बात आपको फिर याद दिला दे, सांसदों का मत मूल्य 5 लाख। अगर आपको फिर ये बात याद दिला दें, कुल वैध मत मूल्य कितना होगा, सांसदों का मत मूल्य 5 लाख, विधायकों का मत मूल्य 5 लाख। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल वैध मत मूल्य 10 लाख है। यही तो बात हो गई। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव आप ऐसे नहीं जीतेंगे सबसे ज्यादा मत पा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है, जैसा कि राज्यसभा के सदस्यों का होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है, जैसा राज्यसभा के निर्वाचन में होता है। तो आप चाहेंगे तो हम यहाँ भी संक्रमण बता देंगे, लेकिन एग्जैक्टली वही मामला है। तो जहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है, अब वहां तो आप जानते हो ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये देख लो कि राष्ट्रपति इसलिए चुनाव नहीं जीतेंगे कि उन्हें सबसे ज्यादा मत मिल जाए, इस आधार पर नहीं। राष्ट्रपति इस आधार पर चुनाव जीतेंगे उन्हें मतों का कोटा मिल जाए। अब मान लो कि हम मतों कोटा कितना है, 10 लाख। 1 +1 +1, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो 5 लाख
1। कोई व्यक्ति जो 5,01,000 मतों कोटा प्राप्त कर लेगा वह राष्ट्रपति का निर्वाचन जीत जाएगा, उसे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। और आप ये भी आपको याद दिला दे कि चूंकि आनुपातिक चुनाव प्रणाली है इसलिए मतदान ईवीएम का प्रयोग तो होता नहीं। ठीक राज्यसभा में अगर आपको याद होगा तो हर व्यक्ति अपने वोट प्रेफरेंस में देता है। बात ध्यान रखने के, वोट एक होगा, मत कई होंगे, सॉरी प्रेफरेंस कई होंगे, वरीयताएं कई होंगी, और सीधे गणना उसी तरीके से होती है। पहले प्रथम वरीयता गणना होती है और प्रथम वरीयता गणना में किसी कोटा मिल गया तो फिर राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया। अगर प्रथम वरीयता गणना में किसी कोटा नहीं मिल पाला दूसरी वरीयता गणना होती है। अगर आप चाहे तो इसको हम करके भी देख सकते हैं। और ये भी याद दिला दे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई झगड़ा करना चाहे, भाई कोई कहे कि निर्वाचन गलत हुआ है, तो निर्वाचन के बाद वो केवल उच्चतम न्यायालय में ही जा सकता है। बात ध्यान रखने की है, केवल उच्चतम न्यायालय ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के झगड़े को सुनेगी और वही व्यक्ति विवाद लेकर जाएगा जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो। बात ध्यान रखने की है। दोस्तों इतना बड़ा पद है, बिना वजह लोग विवाद खड़ा कर देंगे। तो ये अधिनियम में लिखा गया है कि वही व्यक्ति इस चुनाव पर कोई आपत्ति कर सकता है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई उम्मीदवार रहा। अब इतनी बात तय हो गई। अब जरा देखो कि मतों का, अब मान लो कि 5,01,000 मतों कोटा प्राप्त करना है तो प्रथम वरीयता में क्या होगा। मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में हम प्रथम वरीयता के मत की गणना की जाएगी। वैसे कई लोग आपत्ति करते हैं कि यार सर ये बताओ, ये राष्ट्रपति का पद एक है, इसमें आनुपातिक चुनाव करने का क्या मतलब है। तो दोस्तों आपको याद दिला दें, आनुपातिक का मतलब यहाँ पे राज्यसभा जैसा नहीं है। ये बात ध्यान रखना, राज्यसभा में आनुपातिक का मतलब है जितना विधानसभा में किसी दल को सीट है उतनी राज्यसभा मिल जाए। यहाँ पर पज अलग है। यहाँ अनुपातिक का मतलब ये है कि अनुपात लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों में बनाए जाए। ये बात ध्यान रखने की है। अनुपात का मतलब हमने अनुपात तो बना ही लिया, लोकसभा के मत मूल्य विधानसभा के मत मूल्य जैसे आगे। यहाँ अनुपात का मतलब वो नहीं है जैसा कि राज्यसभा में है। यहाँ अनुपात के मतलब अलग है। तो आप देखो कि यहाँ प्रथम वरीयता के मत गणना होती है, तो मान लो कि प्रथम वरीयता के मत की गणना हुई और प्रथम वरीयता के मत की गणना में हुआ क्या, ये उम्मीदवार को 6 लाख वोट मिल गए। ये उम्मीदवार को 6 लाख वोट मिल गए, चुनाव जीत गया सीधे। 5,01,000 से ज्यादा वोट मिल गया। इसको कुल मिला के कुल कितने हैं, 10 लाख वोट है, इसको 2.5 लाख मिल गए। इसको कुल 10 ही लाख है, इसको 1 लाख मिल गए। इसको फिर 50,000 मिल गए। 6, 3.5, 4, 10, 50,000। ये प्रथम वरीयता के मतों गणना है। इसमें संक्रमण कोई आवश्यकता नहीं है। तो अनुपातिक का मैंने बता दिया। अनुपातिक का मतलब यहाँ है लोकसभा विधानसभा के बीच अनुपात तय करना, विभिन्न विधायकों के मत के बीच अनुपात तय करना। और दूसरी बात है, अब मान लो प्रथम वरीयता के मत गणना में किसी को कोटा न मिला तो क्या होगा। मान लो कि हमने फिर से प्रथम वरीयता की मतों गणना की, हमने फिर से प्रथम वरीयता के मतों गणना की, उसमें क्या हुआ, उसमें किसी व्यक्ति को प्रथम को 4.5 लाख वोट मिल गया, फिर बी को मिल गया उसमें 3 लाख वोट, फिर सी को मिल गया 1.5 लाख वोट। 4, 3, 7, 7.5, ये मान लो कि 2.5 लाख, 7.5,
अब इस मामले में किसी को भी प्रथम वरीयता के मतों गणना में कभी किसी को वोट मिला नहीं, और हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी पहले से चुनाव थे जहां द्वितीय वरीयता के मतों गणना की आवश्यकता पड़ी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये भी आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दल बदल का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार रहते हुए भी चुनाव हार गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध थे। अच्छा, निर्विरोध इसलिए नहीं थे किसी ने उनके खिलाफ नामांकन फाइल नहीं किया था, निर्विरोध इसलिए थे जितने लोगों ने नामांकन फाइल किया था सब रद्द हो गया, राष्ट्रपति बन गए। और बीबी गिरी के समय केवल द्वितीय वरीयता के मतों गणना करनी पड़ी, नहीं तो प्रथम वरीयता के मतों में ही राष्ट्रपति बन जाता है। तो आप जानते हो जब प्रथम वरीयता के मतों गणना से किसी कोटा प्राप्त ना हो, कोटा कितना है 5 लाख 1 है, तो फिर क्या होगा, जिससे प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त है तो हम क्या करेंगे, इसे प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त है, और वो कौन है, सी को जिसे प्रथम वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त है, उसे उसके प्रथम वरीयता के मतों को अन्य वरीयता को हस्तांतरित कर देंगे। तो हमने इसके मतों को देखा तो हमें पता चला जिन 2.5 लाख लोगों ने सी को पहली प्राथमिकता दी थी, उन्हीं से तो सी की, इसका मतलब है कि जिस सी की अन्य वरीयताएं क्या है, ये द्वितीय वरीयता क्या है, अन्य वरीयता कह लीजिए, द्वितीय वरीयता कह लीजिए, सेकेंड प्रेफरेंस। तो हमने देखा कि इसमें से लोगों ने कहा था भाई 1.5 लाख वोट ए को दे दें, डेढ़ लाख वोट ए को दे दें और 1 लाख वोट बी को दे दें। ये सी की अन्य वरीयता हो गई, द्वितीय वरीयता हो गई। अब क्या होगा, प्रथम वरीयता के मतों के साथ द्वितीय वरीयता को ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या होगा, ए के पास कितना वोट था और हम ट्रांसफर कितना किया, 1.5 लाख। तो अब ए को कितना वोट मिल गया, 6 लाख। तो ए को मत मिल गया, और जब हमने बी को ट्रांसफर किया तो बी को पहला वोट कितना था प्रथम वरीयता के, 3 लाख, और द्वितीय वरीयता के वोट इसको कितने मिले, 1 लाख। इनका कुल वोट कितना हो गया, 4 लाख। इसका मतलब निर्वाचन कौन जीत गया, ए। यही है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणी पद्धति। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है, जहां पे राष्ट्रपति के देखने में टेक्निकल लगता है लेकिन है बड़ा सिंपल मामला, एकदम राज्यसभा जैसा है। मैं पहले बताया था, फिर यहाँ संक्रमण कर दिया। और संक्रमण की आवश्यकता कब पड़ती है, जब किसी व्यक्ति को पहली वरीयता के पूरे कोटे न मिल पाए, तभी संक्रमण की आवश्यकता पड़ेगी। संक्रमण किसका वोट होगा, जिसे प्रथम वरीयता का सबसे कम मत मिला हुआ है। और ये संक्रमण क्यों होता है, क्योंकि बात आपको फिर याद दिला दे कि भाई अगर 5-10 लाख पूरे वोट है, पहली बात 10 लाख मत बोल जाए, जितने मतदाता वोट कर रहे हैं वो 3 पर प्राथमिकता दे रहे हैं। तो जिस ए को 2.5 लाख प्राथमिकता मिली है, इसको तो पहली प्राथमिकता 2.5 लाख है, तो प्राथमिकता उसे 3 मिली थी, अन्य प्राथमिकता तो हमने देखा नहीं, इसलिए हमने क्या किया, अब अन्य प्राथमिकताएं देखना शुरू किया। तो इसको पहली प्राथमिकता के इतने वोट मिले थे, उससे बी और सी के भी वोट मिले थे, हमने काउंट नहीं किया। इसीलिए जब हमने देखा जैसे पहली प्राथमिकता के 2.5 लाख वोट मिले थे, उससे ही 1.5 लाख और 1 लाख वोट उन्हीं 2.5 लाख लोगों में से और प्राथमिकताओं को दिया था। तो हमने क्या किया कि भाई अगर हमें पता चल गया जिसे पहली बारी तक सबसे कम वोट प्राप्त है वो चुनाव जीत नहीं सकता, हम कहे भाई अपने वोट और ट्रांसफर करो, इसलिए तो अनुपातिक प्रणाली यूज करते हैं। इसलिए ठीक वैसे ही राज्यसभा में होता है, राष्ट्रपति के मत में कोई मत व्यर्थ नहीं जाता। कई बार होता है हमारी पहली पसंद का व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, कई बार हमारी दूसरी पसंद का व्यक्ति बन गया, लेकिन हमें वोट तो किया ही था।
सबने वोट किया राष्ट्रपति के लिए। इसे द्रौपदी मुर्मू को वोट करने वाले कांग्रेसी भी थे। हाँ, उनकी वो दूसरी प्राथमिकता थी, बीजेपी वालों के लिए पहली प्राथमिकता थी, चुनाव जीत गई। तो ठीक इसी तरीके से द्वितीय वरीयता के मतों को ट्रांसफर कर दिया था पहली वरीयता के साथ, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। यही राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। लेकिन दोस्तों, अगली क्लास में आज के लिए